नमस्ते। जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, तो उस संघर्ष से सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि कई नए विचार भी पैदा हुए। आज हम एक ऐसी ही सोच, एक ऐसे ही सपने की कहानी समझेंगे। सबके लिए बराबरी का सपना। और ये सपना देखा था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो आइए इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। आज़ादी तो मिल गई, आखिरकार। लेकिन उसके बाद सबके लिए बराबरी का सपना किसने देखा? ये सवाल ना असल में इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब एक नई पार्टी ने कहा कि हमें एक अलग रास्ता चाहिए। अच्छा, अब आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इस पार्टी की कहानी कहीं और से नहीं, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से ही शुरू होती है। जी हाँ, इसकी जड़ें आज़ादी की सबसे बड़ी पार्टी में ही थीं। तो हुआ कुछ यूं, साल था 1934। कांग्रेस के ही कुछ जोशीले युवा नेता थे। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या सीएसपी। अब इनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, नहीं, इनका सपना था आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने का। फिर आज़ादी मिली और 1948 में कांग्रेस ने एक रूल बना दिया कि भाई एक आदमी दो पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। इसी वजह से इन नेताओं को मजबूर होकर एक अलग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। तो ठीक है, पार्टी तो अब बन गई, लेकिन उनका रास्ता क्या था? उनकी सोच क्या थी? चलिए समझते हैं कि उन्होंने बराबरी के लिए आखिर कौन सा नया नजरिया सामने रखा। उन्होंने इस नजरिए को नाम दिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। आप इसे एक तरह का बीच का रास्ता समझ सकते हैं। इसका मेन आइडिया क्या था? सिंपल, आर्थिक बराबरी हो, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक आजादी के साथ। मतलब सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले, पर किसी की आजादी ना छिने। काफी बैलेंस सोच थी, है ना? ये सोच पता है इतनी खास क्यों थी? क्योंकि उन्होंने उस टाइम की दो सबसे बड़ी आइडियोलॉजीज को साफ साफ मना कर दिया। एक तरफ था कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, जिसे उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें लगा ये सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए है। और दूसरी तरफ था कम्युनिज्म या साम्यवाद। उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि उसका रास्ता हिंसा और तानाशाही से होकर जाता था। तो फिर उनका सोशलिज्म क्या था? उनकी पूरी फिलॉसफी को ना आप एक सिंपल से फॉर्मूला में समझ सकते हैं। इक्वालिटी प्लस डेमोक्रेसी प्लस जस्टिस इक्वल्स ट्रू सोशलिज्म। यानी बराबरी, लोकतंत्र और न्याय, इन तीनों को मिला दो तो बनेगा सच्चा समाजवाद। कितना साफ और पावरफुल विचार है, सोचिए जरा। अच्छा, हर बड़े विचार के पीछे कुछ बड़े लोग होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस आंदोलन के उन बड़े चेहरों से जिन्होंने इस सोच को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, जेपी। लोग उन्हें प्यार से लोकनायक भी कहते थे। वो लीडर थे उस मशहूर संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के, जिसका मकसद था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना। इनके बाद आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये एक ब्रिलियंट थिंकर थे। उन्होंने सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का आइडिया दिया था एक सोशल चेंज के लिए। इसमें मेल फीमेल इक्वालिटी से लेकर जाति प्रथा को खत्म करने तक कई रेवोल्यूशनरी आइडियाज आते थे। उनका मेन फोकस समाज में ग्रास रूट्स लेवल पर सुधार लाने का था। और हाँ, आचार्य नरेंद्र देव को हम कैसे भूल सकते हैं? वो एक स्कॉलर थे और पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट भी। उन्होंने ही पार्टी को उसके मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स दिए। एक तरह से इस पार्टी की नींव रखी थी उन्होंने। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर नई शुरुआत आसान नहीं होती। बड़े विचार थे, बड़े नेता थे, पर चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सोशलिस्ट पार्टी को बाहर से कंपटीशन और अंदर से बिखराव दोनों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती पता है कहां से आई? कांग्रेस से। हुआ यह कि 1955 में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत स्मार्ट मूव चला। उन्होंने खुद ही समाजवादी ढंग के समाज का नारा दे दिया। अब सोचिए, इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी के लिए खुद को एक यूनिक ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश करना कितना कितना मुश्किल हो गया होगा। जब आपकी मेन यूएसपी ही आपसे बड़ी पार्टी ले ले, तो आप अपनी अलग पहचान कैसे बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो चलिए इस टेबल के जरिए इन तीनों पार्टीज के बीच का फर्क साफ साफ समझते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का मकसद था वर्ग रहित समाज, लेकिन डेमोक्रेसी के रास्ते से। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी भी वर्ग रहित समाज चाहती थी, पर उनका रास्ता था क्रांति। और इन दोनों से अलग कांग्रेस का फोकस था नेशनल यूनिटी और डेवलपमेंट पर। इनके काम करने के तरीके, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और यहां तक कि इनका सपोर्ट बेस भी सब एक दूसरे से काफी अलग थे।
कांग्रेस की चुनौती तो थी ही, लेकिन पार्टी के अंदर की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं थी। आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि पार्टी बार बार टूटती रही, और इसी टूट फूट से केएमपीपी, पीएसपी और एसएसपी जैसी कई नई पार्टियां बनती चली गई। इस लगातार बिखराव ने जाहिर है पार्टी की यूनिटी और उसकी इलेक्टोरल पावर को समय के साथ काफी कमजोर कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सोशलिस्ट पार्टी की कहानी यहीं खत्म हो गई? पार्टी कमजोर हुई, बिखरी, पर क्या उसका विचार भी मर गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उस विरासत की, उस लेगेसी की जो आज भी जिंदा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विचार आसानी से खत्म नहीं होते, और सोशलिस्ट पार्टी के विचार तो आज भी जिंदा हैं। कहाँ? आज की कई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो या जेडीएस हो, इन सभी पार्टियों की जो जड़ें हैं ना, वो उसी ओरिजिनल सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये अजीब बात है ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भले ही उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस ना मिली हो, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के जो कोर प्रिंसिपल्स थे, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी, यानी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और बराबरी, वो आज भी इंडियन डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स में एक मॉरल ऑल्टरनेटिव दिया था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। इतने साल बीत गए, क्या आपको लगता है कि सोशलिज्म के ये विचार, यानी बराबरी और सामाजिक न्याय के विचार, आज भी इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल रहे हैं? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? इस पर जरूर सोचिएगा।